हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDBSC पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जूलॉजी BSc फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर BSc फर्स्ट ईयर का, जिसमें पहला टॉपिक है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी जाता है ये। तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या होता है, सेल के बारे में जान लेते हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी हो, सेल से मिलकर ही बना हुआ होता है। सेल उसकी इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे सेल के द्वारा मिलकर ही बने होते हैं, सेल के द्वारा ही मिलकर बने होते हैं। लाइफ की बेसिक यूनिट सेल होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल शरीर की संरचनात्मक इकाई है। शरीर को बनाने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सेल से मिलकर ही सब बनते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर ही बने होते हैं। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ है, वो किसी ना किसी यूनिट से मिलकर बनी होती है। उसकी कोई ना कोई इकाई होती है जिससे मिलकर वो बनी होती है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि आपका घर, जैसे कि आपका घर है, उसका यूनिट क्या है? आपके घर में आपकी जो दीवारें हैं वो ईंटों से मिलकर बनी है। ईंट, आपके घर की जो यूनिट है वो ईंट हो गई। ईंटों से मिलकर ही तो आपका घर बना ना, एक ईंट दो ईंट दीवारें बन गई और आपका घर बन गया। तो ऐसे ही एनिमल कैसे बनते हैं? एनिमल या प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? सेल से मिलकर बनता है। सेल उसकी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट होती है। सेल क्या होती है आप लोग बता चुके हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिका से मिलकर भी सेल बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर भी सेल को बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं कैसे मिलकर बनाती है? जैसे कि कोई एक सेल है, वो मिलकर बना रही है। कैसे बना रही है? ये एक सेल है, बहुत सारी सेल डिवाइड करेंगी, ग्रोथ करेंगी। सेल, बहुत सारी सेल जब मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू ऊतक बनाएंगी। टिश्यू क्या मिलकर बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, अंग बनाएंगे। ऑर्गन मिलकर अंग तंत्र बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम, जब एक पूरा सिस्टम बन जाएगा तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक कोशिकीय जिसमें एक ही सेल होती है, मल्टी सेलर्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं। आगे बात करेंगे, सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक है। सेल के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। नॉन लिविंग सेल की खोज, सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, जिसमें इन्होंने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। इसमें इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था, कॉर की एक परत को देखा था, एक झिल्ली को देखा था, जिसमें इन्होंने नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग सेल को देखा था। उसके बाद लिविंग सेल को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में बैक्टीरियल सेल को देखा था। इन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से तालाब के गंदे पानी में बैक्टीरियल सेल को देखा था, जो लिविंग सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही खोजा था। उसके बाद सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन और स्वान ने। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था? सेल के बारे में बताया था, सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल क्या क्या होती है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद सेल के टाइप क्या होते हैं? सेल दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल के जो पार्ट हैं, सेल का कितने भाग हैं, उसके क्या पार्ट हैं, उसके क्या कंपोनेंट हैं? तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या कंपोनेंट है? कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो कवरिंग है, बाहर की तरफ आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको बाहर से घेर के रखती है, वही क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, बहुत सारे नाम है इसके। दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। ये 3 क्या है? सेल के पार्ट है। हम लोग का मेन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल दी हुई है,
इसकी जो बाहर की ये कवरिंग है ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है न्यूक्लियस, इसके अंदर ये जो दिया हुआ है गोल गोल सा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और इसके बाहर बहुत सारा प्लाज्मा ऐसे टाइप से भरा हुआ होता है जिसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, द्रव होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। हम लोग की ये मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया सेल मेम्ब्रेन का। आगे बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, इतने सारे इसके नाम हैं। क्या क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ये इसके नाम हो गए। सभी सेल बाहर की ओर से एक थिन लेयर के द्वारा कवर्ड रहती है, सराउंडेड रहती है। जितनी भी सेल हैं उसके चारों तरफ उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर से एक लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है। ये देखिए यहाँ पर, ये अंदर साइटोप्लाज्म है ये, और ये जो बाहर से कवरिंग है, बाहर से कवरिंग है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। तो बाहर से एक थिन लेयर के द्वारा कवर्ड रहती है जिसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रखती है। ये क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। आउटर एनवायरनमेंट जैसे कि ये सेल है और ये सेल है, बीच में यहाँ पर स्पेस है जिसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस, ये बाहर का इन्वायरमेंट है और ये अंदर का इन्वायरमेंट है। इसको इससे अलग रखेंगे, अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रखेंगे। यह मेम्ब्रेन सेमी परमीबल, सेलेक्टिवली परमीबल होती है। अब इसका कहने का क्या अर्थ है? सेमी परमीबल या सेलेक्टिवली परमीबल, इसका नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिवली परमीबल। ये किसी भी मटेरियल को, किसी भी पार्टिकल को सेलेक्ट करके ही अंदर आने देगी। जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल इसके लिए एसेंशियल होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, यूजफुल होंगे, उसी को ये अंदर आने देगी। सेलेक्ट करके कि नहीं तुम मेरे लिए यूजफुल हो, तुम अंदर आ सकते हो, और तुम नहीं आओगे, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पर, तुम नहीं आओगे। तो ये सेलेक्ट करेगी कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं आएगा। इसका बहुत ही ज्यादा मेन फंक्शन है, सेलेक्ट करके आने देती है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमीबल। याद रखना, सेल में इंटर करने वाले, बाहर जाने वाले आयंस या मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल रखती है। सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, उसको ये कंट्रोल करके रखती है, यही कंट्रोल करके रखती है। उसके बाद है ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस भी करती है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस भी करती है। उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है, ये एक सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस हो गया, एक सेल है, सेल के बाहर ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन है। ये क्या करेगी? ये इसकी मेम्ब्रेन सेमी परमीबल है, इसको आने देगी, ग्लूकोज पार्टिकल को सेल के अंदर आने देगी। सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, उसमें ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी बनाएगा एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी बन गई एटीपी के फॉर्म में और सेल उसको यूज करेगी। बाकी इसके इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है जिसको ये सेल से बाहर निकालेगी, सेल से बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालेगी, सेल से बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालेगी। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अंदर जाना क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। अंदर गया ना एंडोसाइटोसिस, और जब बाहर निकलेगा उसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सो बाहर, एग्जिट कर गया, बाहर निकल गया वेस्ट मटेरियल, एक्सोसाइटोसिस हो गया। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होने के बाद क्या हुआ? ये ऑस्मोसिस भी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी करती है। ऑस्मोसिस क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करते हैं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी? फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने खोजा था? तो फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थियोडोर स्वान एक साइंटिस्ट है, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। कब?
1838 में 1838 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी थियोडोर स्वान साइंटिस्ट ने। इसका टर्म किसने दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था निकोलियन क्राइमर, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1855 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ बातें हो गई। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम लोग उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसको माइक्रोस्कोप में देखने पर किस तरह से ये दिखाई देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो फास्फोलिपिड की बनी बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। फास्फोलिपिड लिपिड होता है एक टाइप का, इसमें फास्फोरस ऐड हो जाता है तो वो फास्फोलिपिड हो जाता है। फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती है इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन इसमें फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये 75 से 75 से 215 एंगस्ट्रॉम तक की मोटी होती है। इसकी मोटाई जो है कितनी मोटी होती है? तो ये 75 से 215 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। नॉर्मली 75 ही होती है, 75 होती है। उसके बाद किसी किसी में ये 215 भी होती है। इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें 3 लेयर्स दिखाई देंगी, 3 लेयर, जिसमें सबसे बाहर की तरफ 20 एंगस्ट्रॉम की एक प्रोटीन लेयर होती है। सबसे बाहर की तरफ 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर होती है। बीच में मिडिल में 35 एंगस्ट्रॉम की फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं। फास्फोलिपिड की लेयर होती है बीच में 35 एंगस्ट्रॉम की, और अंदर की ओर 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर होती है। अंदर की ओर 20 एंगस्ट्रॉम की। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी दिखाया, हम लोगों ने मॉडल बनाया आपके लिए। ये यहाँ पे ये प्रोटीन दी हुई है 20 एंगस्ट्रॉम की, बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर है, और एक नीचे लोअर साइड में अंदर की तरफ एक प्रोटीन लेयर है। 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर है। अंदर क्या है? अंदर है 2 लेयर फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की 2 लेयर है। फास्फोलिपिड ये ऐसे स्ट्रक्चर बना जाता है। ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा रहे हैं अभी। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड कैसा होता है? ये इसमें हेड पार्ट होता है और यहाँ पर ये 2 टेल पार्ट होती हैं। हेड पार्ट जिसको हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट या पोलर पार्ट या हेड पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है? जिसको वाटर से स्नेह होता है, जिसको वाटर से प्यार होता है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक, इसको वाटर से स्नेह नहीं है, बिल्कुल भी स्नेह नहीं है, वाटर को दूर फेंकता है। इसको वाटर पसंद ही नहीं है, कहता तुम भागो यहाँ से, तुम अच्छे नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से, वाटर तुम जाओ यहाँ से। हाइड्रोफिलिक टेल वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक हेड वाला पार्ट। ये हो गया फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या क्या बोलेंगे? जो प्रोटीन ऊपर से 2 लेयर जो दी हुई है, ऊपर 20 एंगस्ट्रॉम की और नीचे 20 एंगस्ट्रॉम की 2 प्रोटीन लेयर है, बीच में फास्फोलिपिड। तो ये सैंडविच की तरह कुछ बन गया है। ऊपर प्रोटीन और नीचे प्रोटीन, बीच में फास्फोलिपिड, सैंडविच की तरह। हाँ ये सैंडविच की तरह मॉडल बन गया है, तो इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, या इसको डेविसन डिनाइल मॉडल भी बोलते हैं। डेविसन डिनाइल 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था, प्रपोज किया था 1935 में। 1935 में इस मॉडल को दिया था, सैंडविच मॉडल। ऊपर ब्रेड नीचे मसाला है सैंडविच मॉडल बोलते हैं, याद रखना इसका नाम। आगे हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। 1972 में इन्होंने प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जिसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती हैं। फास्फोलिपिड की बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती हैं। इसके लिपिड एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक कहने का मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, जो अभी आपको बताया। हाइड्रोफोबिक जिसको वाटर से स्नेह नहीं है, वाटर से प्यार नहीं है। हाइड्रोफिलिक जिसको वाटर से प्यार है, जो वाटर को आने देता है, वो प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें, इसीलिए इसको एम्फीपैथिक बोलते हैं। इसमें हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ। ये
ये हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला। हाइड्रोफोबिक ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। हाइड्रोफिलिक, इसका हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लिपिड एंड प्रोटीन मोज़ेक के फॉर्म में होती है। इसमें लिपिड और प्रोटीन मोज़ेक के फॉर्म में होती है, पास पास अरेंज रहती हैं, मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, बीच बीच में प्रोटीन धसी हुई होती है, इसीलिए इसको मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मोज़ेक मॉडल? क्योंकि इसमें प्रोटीन धसी हुई रहती हैं। लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल लिपिड लेयर के लेटरल मूवमेंट कर सकती हैं, ये अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर सकती है और कभी कभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी करती हैं। इसका कहने का क्या अर्थ है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहने का क्या अर्थ है? जैसे ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे फास्फोलिपिड की 2 लेयर दी हुई है, ये हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट, ये फास्फोलिपिड की 2 लेयर है। बाइलेयर्ड फास्फोलिपिड, 2 फास्फोलिपिड की लेयर है, बीच में ये प्रोटीन है जिसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन। ये बीच में प्रोटीन दी हुई है, कैरियर प्रोटीन क्यों बोलेंगे? इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, जैसे कैसे होगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट? ये दिए हुए हैं फास्फोलिपिड, ये प्रोटीन, यही तो प्रोटीन है ना ऊपर बनी हुई, लेकिन आज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा यहाँ पे। ये प्रोटीन आएगी ऐसे, यहाँ पर दिया हुआ है कोई भी वाटर मॉलिक्यूल, या कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है मॉलिक्यूल। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से तो आने नहीं देगा ये, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, इसको वाटर पसंद ही नहीं है, तो अंदर जाने ही नहीं देगा ये। अब ये वाटर कहाँ से जाएगा बेचारा, इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये इस प्रोटीन के द्वारा जाएगा, इसीलिए इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। इसको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती है। यहाँ पर ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और अंदर की तरफ पटक देगा, अंदर की तरफ फेंक देगा। यहाँ से पकड़ा और ये यहाँ पर अंदर आ गया, ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया सेल के, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल के अंदर आ गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य होगा। अब इस मॉडल को क्या बोलेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये सेल दी हुई है, सेल है ये वाली, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे पार्ट दिए हुए, ये सेल मेम्ब्रेन है, बीच में ये क्या है? ये प्रोटीन जो भी हम लोगों ने पढ़ी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ये सारे इसमें पार्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फास्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं, ये इस टाइप से अरेंज रहती है ना फास्फोलिपिड की, तो उसको देखें बाइलेयर्ड फास्फोलिपिड के, थोड़ा सा पार्ट लिया है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? फास्फोलिपिड की 2 लेयर हैं, ये हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। हेड वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफिलिक, वाटर स्नेही, वाटर से प्यार करने वाला, पानी को पसंद करने वाला, द्रव स्नेही, ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये टेल वाला पार्ट हो गया। तो ये फास्फोलिपिड की 2 लेयर हैं, 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, 2 लेयर हो गई फास्फोलिपिड की। एक फास्फोलिपिड को देख लेते हैं, ये फास्फोलिपिड का एक फास्फोलिपिड कैसा है? फास्फोलिपिड में ऊपर फास्फोरस होगा, नीचे ये 2 टेल वाले पार्ट हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देख चुके हैं। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को देख लेते हैं, इसके कार्य को देख लेंगे, क्या क्या कार्य करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्या फंक्शन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमेबल, अभी आपको बताया, सेलेक्ट करके आने देगी, जो इसको पसंद होगा उसको अंदर आने देगी, जो वेस्ट होगा, जो इसके लिए यूजफुल नहीं होगा उसको अंदर नहीं आने देगी। ये इसका सबसे मेन मुख्य यूजफुल फंक्शन है, जो क्या करेगी? यूजफुल और एसेंशियल सबस्टांस जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, उन्हीं सबस्टांस को सेल के अंदर आने देगी, इंटर करने देगी, और हार्मफुल सबस्टांस को सेल से बाहर निकाल देगी, सेल से बाहर फेंक देगी, वोमिटिंग ऑफ सेल कर देगी।
हार्मफुल सब्सटेंस को सेल से बाहर निकाल देगी। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आयन की कंसंट्रेशन को बनाए रखती है। आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, अंदर कम है तो बाहर से ले लेगी, बाहर अगर ज़्यादा है तो अंदर से दे देगी। आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। क्या करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आयन के कंसंट्रेशन को बना के रखती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है, सेल की सुरक्षा करती है। अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ही मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का कार्य करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, कहीं उसको चोट ना लग जाए, इंजरी ना हो जाए, घायल ना हो जाए कहीं। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करती है। इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कैसे करेगी? आपको ठंडी गर्मी लगी, सेल ने सूचना दी, सेल को मिली इंफॉर्मेशन, एक सेल से दूसरी सेल को पहुंचाई, तीसरी सेल चौथी सेल आपस में कनेक्ट हुए और रिस्पॉन्स किया इन्होंने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्स करती है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का कार्य करती है। क्या करती है? सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सेल से बाहर निकालने का कार्य करेगी। सेल से बाहर निकाल देगी, सेल के अंदर थोड़ी रखेगी। जो इसके लिए यूजफुल होगा उसी को सेल के अंदर रखेगी, बाकी जो वेस्ट होगा उसको बाहर फेंक देगी, निकाल देगी। ये आज की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।